टेक्निकल राउंड अगर क्लियर हो गया है आपका, अगर आप डेवलपमेंट में है या फिर आर्किटेक्चर या फिर मैनेजमेंट के राउंड में है, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं। काफी लोगों का कहना है कि हमें कॉल ही नहीं आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आ गए हैं। तो वो वीडियो का टॉपिक क्या है? हेलो फ्रेंड्स, मैं भी आ गई हूँ। तो आज का वेदर बहुत सुहाना है और हाँ, टॉपिक है आज का, अगर आप इंडिया से यूके आ रहे हो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको पता होना चाहिए। साथ ही स्टेप्स भी बोल सकते हो कि यहाँ आने के बाद थोड़ा बहुत आपको हेल्प भी हो जाएगा ये वीडियो देख करके। थोड़े बहुत हम टिप्स भी शेयर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और यहाँ आने वाले हो या फिर ऑलरेडी आपको जॉब मिल चुका है, आने के प्रोसेस में हो, तो आज का वीडियो उसी के ऊपर बनने वाला है। और हमने इसके पहले भी अपने चैनल पर इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया हुआ है। शिव ने अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है, उसमें जर्नी जो है पूरा शेयर किया था, कैसे कैसे शिव ने यहाँ स्विच किया था, क्या क्या मैंने यूके से स्विच किया था, लेकिन ये वीडियो हम लोग इंडिया से अगर कोई स्विच करना चाहता है यूके में, तो फिर क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर ये वीडियो। तो आई बटन पर क्लिक करके आप चेक कर लेना, उसमें आपको पूरा डिटेल पॉइंट टू पॉइंट आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, वीज़ा रिलेटेड क्वेरी होता है, बहुत सारे, तो सब चीज़ हमने उसमें कोशिश की है कि पूरा हम एक्सप्लेन करें। तो 2 वीडियोज़ है, 2 पार्ट में है, तो उन दोनों पार्ट को आप ज़रूर चेक कर लेना। और आज का वीडियो चलो शुरू किया जाए। पहला पॉइंट जो है वो है, अगर आप इंडिया में हो और आप ये सोच रहे हो कि आप यहाँ यूके में कैसे आओगे, तो सबसे पहले डेफिनेटली है कि आपको जॉब की ज़रूरत होगी, तभी आप ये सारा प्रोसेस स्टार्ट करोगे। और जॉब के लिए आपको चाहिए होगा सीवी, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों का कहना है कि हमें कॉल ही नहीं आता है, तो कॉल क्यों नहीं आता है, उसका रीज़न शिव बताएंगे। मेरे बहुत फ्रेंड्स लोग भी बोल रहे हैं, बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, उन लोग भी बोल रहे हैं कि उन लोग भी यहाँ पर जॉब सर्च कर रहे हैं, यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को कॉल ही नहीं मिल पा रहा है। तो फिर कॉल आने के लिए और उसका भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या टिप्स हम लोग यूज़ करें जिससे कि आए, तो उसके ऊपर ये पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक में सीवी आपको एक अच्छा सीवी बनाना पड़ेगा। अभी सीवी का जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग मोर और लेस जो फील्ड में हम लोग सर्च कर रहे हैं उसके सारे एक्सपीरियंस हम लोग के पास है, लेकिन हम लोग उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं सीवी में, क्योंकि यहाँ का फॉर्मेट ही अलग है। तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप इंडियन सीवी का एक फॉर्मेट है, उस सीवी के फॉर्मेट से सिर्फ मैटर्स उठाएं, और उसके बाद फिर यहाँ का सीवी का फॉर्मेट इंटरनेट पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। यूके सीवी फॉर्मेट करके, अगर आप आईटी में है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में है, मैकेनिकल में है, तो उस हिसाब से आप सर्च कीजिए और वो फॉर्मेट आएगा, और उसके बाद फिर उस फॉर्मेट के हिसाब से फिर आप अपने सीवी को चेंज कीजिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो कि हम लोग सिमिलर वैसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एक अलग फॉर्मेट में या फिर अलग वर्डिंग्स के साथ उस पूरे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिखा हुआ है। तो अगर आप उस फॉर्मेट में लिखें तो फिर यहाँ के लोगों के लिए वो काफ़ी आई कैचिंग होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और उन लोग के लिए अंडरस्टैंडेबल भी होगा। तो फिर आप उस फॉर्मेट में लिखिए, आप अपना फ़ोटो हेडर में डालिए, और उसके बाद फिर आप अपने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए, और उसके बाद फिर पूरे फॉर्मेट को फॉलो कीजिए। ट्राई कीजिए कम से कम आप कंपनीज़ को दें, मिनिमम 4-5 कंपनीज़ ही एनफ है। अगर आपके पास बहुत सारे कंपनीज़ का एक्सपीरियंस है तो उतना एक्सपीरियंस आप में भी कॉल में बोल सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मेट सीवी को कम से कम में कंप्लीट कीजिए, और सारे अच्छे एक्सपीरियंस को स्टार्ट से शुरू कीजिए। अगर आपने कोई भी एक्सपीरियंस जो कि आपने अपनी रिसेंट कंपनी में नहीं है, लेकिन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है पुराने कंपनी में, तो फिर आप उसको भी इस कंपनी के एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं, जिससे कि आपका काफ़ी आई कैचिंग होगा वो पूरा सीवी। और मेन है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जेडी जिसको बोलते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली आप उसका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे, तो अपने सीवी में जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अपने सीवी को थोड़ा बहुत अपडेट करें, उस हिसाब से अपने सीवी को बनाएं, ताकि कॉल आने का जो चांस है ना वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो जिस भी प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका कैटेगरी है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप पहले देख लो कि जॉब डिस्क्रिप्शन किस टाइप का है, सारे वेबसाइट्स में, पोर्टल्स वगैरह में, और उसी के हिसाब से आप अपना सीवी जो है तैयार कर सकते हो। तो उससे चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कॉल आने के।
So, तो सारे जो जॉब साइट्स है, जॉब पोर्टल्स वगैरह है, वो भी आप बता दें। इंडिया में एक्चुअली तुम्हारा नौकरी, मॉन्स्टर ये सब ये ज़्यादा सब भी चलता है। हाँ। लिंक्डइन उतना वहाँ पर यूज़ में नहीं ओके, आता है, ओके। लेकिन यूके में लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली मैक्सिमम जो भी एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं उनका एक लिंक्डइन प्रोफाइल है। अगर नहीं है लिंक्डइन प्रोफाइल तो आप सिमिलर एक वंस अगेन यूके में जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोग का लिंक्डइन प्रोफाइल कैसा है, क्योंकि आपको पूरा यूके के हिसाब से ढल जाना होगा। इंडिया का मेंटालिटी छोड़ के पूरा यूके के हिसाब से, क्योंकि यूके में जॉब सर्च कर रहे हैं, यहाँ के लोग किस के फॉर्मेट देखते हैं, किस हिसाब से किस चीज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं, तो वो सब के लिए आपको यूके का सारा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा आपके एरिया का, और उसके बाद उस हिसाब से लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। लेकिन जॉब साइट्स के हिसाब से अगर देखा जाए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो यहाँ पर इंडीड सबसे ज़्यादा चलता है, और इंडीड के बाद CW जॉब्स है, उसके बाद फिर आपका मॉन्स्टर भी है, वो रीड सब भी भी है। चल रहा है, रीड भी है। तो ये सब जो है इसमें आप सबसे पहले अपना अच्छी तरह से आप एक CV फॉर्मेट तैयार कीजिए, और उसके बाद ये सारे जगह पे आप अपलोड कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ भी हैं जो अम्ब्रेला कंपनीज़ हैं, जो जिसमें जिन लोग मतलब आप डायरेक्टली उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ होंगे, और वो आपको डिफरेंट कंपनीज़ में पोस्ट करेंगे, और अगर समझिए कि आपका वहाँ पर अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो फिर आपको रिटर्न वो अपने अम्ब्रेला कंपनी में ले लेंगे, फिर दूसरे कंपनी पोस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से आप वो सारे एजेंसीज़ जिन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब सर्च करने का, या फिर जो ये सब अम्ब्रेला कंपनी से, वहाँ पर भी आप अपलोड कर लीजिए अपने प्रोफाइल को। तो CV तो हो गया अपलोड, अब आता है इंटरव्यू की बारी। तो ऑब्वियसली CV अगर आपका सिलेक्ट हो गया तो आप इंटरव्यू दोगे। तो इंटरव्यू में यहाँ का मतलब आप बता दो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपका छोटे में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो कि यहाँ के इंटरव्यूज कैसे होते हैं। ओके। शिव है IT बैकग्राउंड से तो वो अपना ही बताएंगे, बाकी आप जिस बैकग्राउंड से हो तो उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत गूगल कर लेना, यूट्यूब वीडियोज़ और भी हो तो देख लेना, उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगा। बट यहाँ का जो है IT बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं, थोड़ा बहुत आप बता दो। हाँ, तो यहाँ पर नॉर्मली IT बैकग्राउंड में क्या है कि नॉर्मली 3 से 4 राउंड होता है। पहला जो राउंड है, सबसे पहला जो राउंड है वो आपका है कि अगर आपने रिज्यूम अपलोड किया और उसके बाद अगर आपको कॉल आया, तो समझिए कि आपका 50% तो कंप्लीट हो गया, कि आपने 50% आपका ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फिल्ट्रेशन है। इंडिया की तरह नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी आप अपलोड कर लो और ऐसे ही ब्लाइंडली कॉल आ जाए। यहाँ पर आपका अगर पूरी तरह से एटलीस्ट 70 to 80% फिटमेंट अगर नहीं हुआ तो फिर आपको कॉल ही नहीं आएगा। और इवन आपका थर्ड पार्टी एजेंसीज़ भी हैं जिन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कंपनी की, आप सर्च करके अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स को मेरे पास भेजिए, तो वो सारे पूरे 60 से 70% का फिटमेंट देखने के बाद ही कॉल करते हैं। तो एक बार आपका कॉल आ गया तो आपका कॉन्फिडेंस हो गया कि एटलीस्ट 50 to 60% हो गया। उसके बाद कंपनी आपके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा, और उसके बाद फिर आपके साथ इंटरव्यू सेटअप करेगा। अभी पहला जो राउंड है उसमें नॉर्मली 3 से 4 राउंड होता है। अगर आप डेवलपमेंट में है या फिर आर्किटेक्चर या फिर मैनेजमेंट के राउंड में है, तो नॉर्मली पहला राउंड होता है हमेशा प्रोजेक्ट या जॉब फिटमेंट राउंड। तो उसमें नॉर्मली प्रोडक्ट ओनर है या फिर जो प्रोडक्ट मैनेजर है, उन लोग सब नॉर्मली आपको कॉल करते हैं, और वो एक बहुत ही इनफॉर्मल सा राउंड होता है, जस्ट एक फ्रेंडली डिस्कशन आपका एक्सपीरियंस जानने के लिए कि आपने कैसे कैसे सिचुएशंस में काम किया है, कौन कौन से कंपनीज़ में काम किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से। और एक बार आपका उन लोगों ने अगर देख लिया कि आपका फिटमेंट बराबर है, उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड किक ऑफ होता है। अभी टेक्निकल राउंड में अगर आप डेवलपमेंट में हैं तो आपका एक डेवलपमेंट का सारा टेक्निकल क्वेश्चंस, वो सिर्फ एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें सारे एक्सपीरियंस और आपका कोडिंग रिलेटेड सारा पूछेगा। अगर आर्किटेक्चर है तो अब आप आर्किटेक्चर रिलेटेड फ्लोज और सारे कुछ पूछेंगे। और उसके बाद फिर अगर नॉर्मली आर्किटेक्चर में और एक राउंड होता है, उसमें आपका वाइट बोर्ड राउंड है, उसमें आपको ड्रॉ करके कुछ बना के दिखाना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ प्रेजेंटेशन का कुछ एक सिनारियोज दे देंगे, वो सिनारियो को आपको प्रेजेंटेशन बना के दिखाना पड़ेगा। अगर डेवलपमेंट में है तो डेवलपमेंट में आपका स्क्रीन शेयर करके कुछ कोड करने के लिए बोलेंगे, या फिर आपको कुछ सिनारियोज दे देंगे, और उसके साथ एक ऐप में आपको लॉगिन करके 45 मिनट्स to 1 आवर में आपको डिफरेंट 4-5 सिनारियोज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और वो सारा उस ऐप में सारा ट्रैक होगा। और उसके बाद चेक करके, और उसके बाद अगर आपका 2 टेक्निकल राउंड कंप्लीट हो गया, मतलब पहला है फिटमेंट और उसके बाद 2 टेक्निकल राउंड, उसके बाद उसमें क्लियर हो जाने के बाद आपका इमीडिएटली फिर HR यहाँ पर बहुत ही फास्ट ट्रैक होता है, क्योंकि टेक्निकल राउंड अगर क्लियर हो गया है आपका तो फिर HR उतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं वो। और मेनली प्रोजेक्ट फिटमेंट जो पहला राउंड है उसमें आपको आपका सैलरी भी पूछ लेगा, एक्सपेक्टेशन क्या है।
तो आप ध्यान रखिएगा कि आप उस हिसाब से एक्सपेक्टेड सैलरी सोच के और वेबसाइट में देख के, जो कि हम लोगों ने दूसरे यूट्यूब वीडियो में बता दिया है, तो स्किल उस वर्कर हिसाब से वीजा स्किल, वाला ICT हाँ टू स्किल वर्कर में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ शेयर किया था, वो हाँ, भी कि देखना। आपका सैलरी कितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपके हिसाब से कितना भी आपका सेविंग हो जाएगा, तो वो सैलरी आप वहाँ भी मेक श्योर बता दीजिए। और उसके बाद फिर आपका टेक्निकल अगर क्लियर हो गया तो HR सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के लिए बोलेगा कि हाँ आपका इतना सैलरी है, मैं इतना सैलरी देने के लिए रेडी हूँ, तो फिर मैं आपको अभी जॉब प्रोसेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट फर्दर सेंड करती हूँ, आप जस्ट साइन ऑफ करके और उसके बाद प्रोसेस कर दीजिए, फिर और- फर्दर प्रोसेस की। और ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी भी वैरी करता है, जरूरी नहीं कि सारी कंपनी में सेम ही सिस्टम फॉलो, बट हाँ। ऑलमोस्ट सेम ही फॉलो होता है। शिव ने जितने भी सारे इंटरव्यूज दिए थे सब में मोस्टली सेम ही था ना, सब हाँ, सेम ही हाँ, टाइप के almost सारे same ही interviews रहता है, हाँ। बाकी थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। HR में यहाँ पर ज़्यादा कुछ नेगोशिएट नहीं होता है। नॉर्मली आप पहले राउंड में जो भी सैलरी बोल दिए हैं, वो सैलरी अगर उन लोगों को सही लगे तो फिर वो इमीडिएटली बोल देते हैं कि हाँ आपको इतना सैलरी मैं देने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद फिर आप और कुछ नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली अगर नेगोशिएशन है तो फिर वो भी बहुत ही क्विकली होता है, अगर इतना देना है तो लोग देंगे, अदरवाइज़ फिर वो अपने मैनेजर से पूछ के, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन है उसमें एक बार पूछ के बता देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। तो डायरेक्टली बहुत ही ईजी होता है वो राउंड। सो नेक्स्ट पॉइंट है वीज़ा। अगर आप जॉब में सिलेक्ट हो जाते हो तो इमीडिएटली आपका वीज़ा इनिशिएट हो जाएगा, और वीज़ा का जो है डिटेल वीडियो मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बस आपको मैं ये बता देती हूँ कि वीज़ा इनिशिएट होगा, उसके बाद आपको जो वीज़ा है के लिए स्पॉन्सरशिप, हाँ, उन लोग sponsorship मेनली वो देते हैं। स्पॉन्सरशिप भेज देंगे। अगर समझिए कि वो कंपनी ही आपका वीज़ा इनिशिएट कर रहा है तो वो खुद ही स्पॉन्सरशिप दे के और उसके बाद फिर वो किसी थर्ड पार्टी कंपनी से वो वीज़ा इनिशिएट करवा देगा। अदरवाइज़ वो अगर आपका वीज़ा इनिशिएट नहीं कर रहा है तो वो आपको स्पॉन्सरशिप दे देगा। उस स्पॉन्सरशिप को लेके आप फिर इंडियन पोर्टल में आप वीज़ा इनिशिएट करेंगे, और उसके बाद फिर जब आपका अपॉइंटमेंट आएगा तो फिर आप VFS में जाके आपका जो भी बायोमेट्रिक और वो सारा प्रोसेस करेंगे। हाँ। और वीज़ा के लिए सबसे मेन है कि या तो आप आइल्स दे दो या तो फिर आपको नारिक का सर्टिफिकेट लगेगा, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, तो हाँ, आप चेक हाँ। कर लेना। तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट। और सेकंड चीज़ ये है कि उस वीडियो में मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि क्या हम डिपेंडेंट वीज़ा साथ में अप्लाई कर सकते हैं या हमें बाद में अप्लाई करना है, क्या है प्रोसेस। तो देखो ये टोटली आप पर है या कंपनी पर है। कभी कभी कंपनी सबका वीज़ा प्रोवाइड कर देती है, कभी कभी कंपनी बोलती है कि हम सिर्फ वीज़ा देंगे, टिकट्स नहीं देंगे, टिकट का खर्चा आप उठाओ, या फिर कंपनी पूरा दे देती है, कभी साथ में करवाती है, मतलब विद इन 3 कभी मंथ्स पेरेंट्स का भी दे देती है। पेरेंट्स का भी दे देती है, पेरेंट वीज़ा भी दे देती है। तो ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से कंपनी के ऊपर, वीज़ा किस तरीके से वो लोग दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ ये है कि डिपेंडेंट वीज़ा जो है, डिपेंडेंट वीज़ा आप चाहो तो साथ में भी कर सकते हो या फिर विद इन 3 मंथ्स मेरे ख्याल से करना रहता है, हाँ। ऐसा कुछ तो है, पता नहीं। लेकिन बेटर है हमारी तरफ से, अगर आप पूछोगे तो हम यही बोलेंगे कि आप साथ में ही करवा लो, क्योंकि जब एम्प्लॉय आता है तो उसी समय सारे जो हाँ। प्रोसेस है ना वो थोड़े से फास्ट होते हैं। एक बार एम्प्लॉय आ गया तो उसके डिपेंडेंट के लिए प्रोसेस जो है ना थोड़ा बहुत स्लो होने के चांसेस रहते हैं अगर आप बाद में करवा रहे हो। तो इसलिए safe side और एक है साथ कि में करवा लो। और एक है कि वीज़ा नॉर्मली यूके का दिमाग में रखिएगा कि वीज़ा हमेशा 1 महीने का ही मिलता है। हाँ। और उस 1 महीना में आपको फ्लाई करके यहाँ आके और उसके बाद BRP फिर कार्ड BRP collect कलेक्ट करना करना है और उसके बाद BRP आपका वीज़ा हो जाएगा। हाँ। वो ही हमेशा एक्सटेंड होगा आप। सो वीज़ा कॉस्टिंग वगैरह का जो है हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो आप उस वीडियो को अगेन फिर से चेक कर लेना। उसमें सारा कॉस्टिंग, कितना खर्चा आया था हमें, कितना टाइम लगा था, वो सारा चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इवन गवर्नमेंट पोर्टल में हाँ। भी आप देख सकते हैं। हाँ, वहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये सारा चीज़ आप चेक कर लेना, तो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो नेक्स्ट है कि सारा हो गया, आपका वीज़ा हो गया, सब कुछ हो गया। अब आप यहाँ पे आके फ्लाई करके यहाँ आने वाले हो, तो यहाँ आके आप रहोगे कहाँ? तो बेटर है कि अगर आपके कोई फ्रेंड यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, आपके साथ उनका अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो बेटर है कि फर्स्ट 15 डेज़ अगर आप एडजस्ट कर सको तो आप फ्रेंड के यहाँ आ जाओ, वहाँ 15 दिन रहो, उसके बाद आप आराम से उन 15 डेज़ में आप घर खोज के शिफ्ट हो जाओ। और इन केस अगर आपके कोई भी नहीं है यहाँ पे, तो फिर बेटर है कि अगर आप फैमिली पर्सन हो, बच्चा है साथ में, तो हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट है एयरबीएनबी। हम लोग हमेशा वही प्रेफर करते हैं, एयरबीएनबी कर लो, यहाँ पे आ जाओ। एयरबीएनबी में आप रह के अपना खाना खुद बना सकते हो, अपने हिसाब से रह सकते हो। या तो फिर आप होटल कर लो, अगर होटल करना चाहते हो तो होटल कर लो, बट एयरबीएनबी सबसे बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से खाना बना सकते हो, जब मन करे, जो मन करे, मतलब घर जैसा ही रहता है एयरबीएनबी, बस सारा पूरा फुल फर्निश्ड रहता है। तो आप एयरबीएनबी कर लो, और एयरबीएनबी में करने के बाद धीरे धीरे आप अपना जो है घर वगैरह जो भी है खोजना स्टार्ट करो।
अब आता है हाउस सर्च। तो हाउस सर्च के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं। चाहो तो आप इंडिया में जब हो तो उस समय से भी आप हाउस सर्च इंडिया में रहते हुए भी कर सकते हो। बेटर है कि आप इंडिया में से ही स्टार्ट कर दो हाउस सर्च करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मारामारी है घर के लिए, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत क्राइसिस है, घर मिलना बहुत मुश्किल है, और मिलता भी है तो बिडिंग चलता है, बहुत कुछ झमेला है। तो इसलिए सेफ साइड थोड़ा प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आप इंडिया से स्टार्ट कर दो, और यहाँ आने के बाद भी आप देख सकते हो। हाउस सर्च के लिए जो वेबसाइट्स है वो बता दो आप। राइट टू मूव है, ज़ूपला है, और उसके बाद बहुत सारे यहाँ ऑन द रेंट है, और बहुत सारे एजेंसीज भी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एजेंसीज भी है, और बेटर है कि जिस भी एरिया में आप आ रहे हो तो वहाँ के सिटी सेंटर में जाना। सिटी सेंटर में आपको बहुत सारे एजेंसीज जो है ना मिल जाएंगे, उनके वहाँ पे शॉप्स रहते हैं, तो आप वहाँ जाके डायरेक्टली भी जाके आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो एजेंसी में। जस्ट लेटिंग करके आप सर्च करेंगे तो लेटिंग एजेंसीज तो वहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे आपके एरिया में। तो वहाँ जाके आप घर ढूंढ लेना, और उसके बाद फिर आपको व्यूइंग करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यूइंग बिल्कुल जिस टाइम पे आपको अपॉइंटमेंट मिला है उसी टाइम पे ही आपको जाना है। 4 बजे का अगर शाम को मिला है तो डॉट 4 बजे आपको पहुँच जाना, बल्कि पहले ही पहुँच जाना है। 4:05 भी हो गया ना, और अगर वो आ गए दिखाने के लिए तो फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट जो है ना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ के लोग बड़े मतलब टाइम के बड़े पाबंद हैं, जिस टाइम पे दिया है उसी टाइम पे ही आपको पहुँचना है। तो उसके बाद आप व्यूइंग कर लो। व्यूइंग करने के बाद फिर आप बिडिंग करो। आजकल तो भैया बिडिंग भी चलता है। जब हम आए थे यहाँ पे 2018 में, तब यहाँ पे ये बिडिंग नहीं था। जो रेंट दिया है, जो हमने देखा है वेबसाइट में, बस वही रेंट होता था। लेकिन आजकल यहाँ पे बिडिंग होता है, तो मोस्टली आपको बिडिंग का मतलब कोई एक फॉर्म सा देंगे, आपको वो फिल करना पड़ेगा कि आप कितना कोट कर रहे हो। तो नॉर्मली जो प्राइस है उससे ज़्यादा ही कोट करना, तभी चांसेस रहते हैं घर मिलने के। तो उस हिसाब से आपको फिर घर मिल जाएगा। फिर आगे का जो भी घर वगैरह लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली बीआरपी लगता है। अभी आप इंडिया से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बीआरपी नहीं है, तो फिर आप कोई भी ऐसा प्रूफ साथ में दिखा दीजिए कि हाँ मैं ये जॉब को ले रहा हूँ, मैं फ्लाई कर रहा हूँ इतने दिन में, और आप साथ में डिपॉजिट अमाउंट दे दीजिए। इंडिया से ढूंढ रहे हैं तो हाँ, तो या तो फिर आप कोई ईमेल प्रूफ दे दीजिए, या फिर आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो एज अ प्रूफ दे दीजिए, और उसके साथ अगर आपने डिपॉजिट भी सबमिट कर लिया तो उन लोग को भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आप ये घर को ले रहे हैं, उस हिसाब से वो लोग प्रोसेसिंग स्टार्ट। और अगर आप यहाँ आके ले रहे हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप खुद जाके घर भी देख लो, और उसके बाद आप यहाँ का बीआरपी वगैरह जो भी है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो प्रोसेस हो गया, आपको घर मिल गया, एक बार कीज़ मिल गए आपको, उसके बाद तो फिर घर आपका, फिर आप अपने हिसाब से। अब आती है बात कि फर्निश ले कि अनफर्निश ले। तो ये अगेन आप पर है। हम प्रेफर करते हैं अनफर्निश घर, क्योंकि हमारे पास बच्चा है, और बच्चा किसी फर्निश मतलब अपार्टमेंट के किसी फर्नीचर को या किसी चीज़ को डैमेज कर दिया तो फिर वो पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। उसका डिपॉजिट अमाउंट भी ज़्यादा रहता है। डिपॉजिट भी ज़्यादा, रेंट भी ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि हम फर्निश्ड घर लेंगे, और उसके बाद हम अपने हिसाब से जो है उसमें सामान भर लेंगे। अब सामान के लिए या तो आप अमेज़न से बाई करो नया सामान, या तो फिर आप फेसबुक के मार्केट प्लेस में देख सकते हो सेकंड हैंड सामान, या तो फिर आप यहाँ के चैरिटी शॉप में जाके भी ले सकते हो। चैरिटी शॉप में भी अच्छे सामान, अच्छे फर्नीचर, और होम डिलीवरी वो फ्री में कम प्राइस में मिल जाते हैं। एक तो है ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन है, और भी ऐसे टाइप के बहुत सारे चैरिटी शॉप्स हैं। तो मोस्टली लोग जो है फर्स्ट टाइम यहाँ आते हैं तो लोग प्रेफर करते हैं चैरिटी शॉप से ही लेना। हमारे मैक्सिमम जितने फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जब सब लोग यहाँ पे आए थे तो सब लोगों ने चैरिटी शॉप से ही सामान लिया था, क्योंकि चैरिटी शॉप्स के सामान जो है ना वो एकदम नए। जैसे ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन में जाके आप देखोगे जब उनके शॉप में, एक तो उनका बहुत बड़ा सा शोरूम टाइप का रहता है, सारे फर्नीचर सब टाइप के फर्नीचर मिल जाएंगे आपको, और पूरे बाकायदा एकदम नए ब्रांड न्यू टाइप के लगेंगे आपको। तो सारा वहाँ ज्यादा सामान अगर ले तो फिर आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं, तो लोग ड्रॉप फ्री डिलीवरी भी कर देते हैं। और की लेने का जो है वो आप वहाँ से एक बार कॉन्ट्रैक्ट सब साइन कर दें, और उसके बाद फिर नॉर्मली यहाँ पर डायरेक्टली घर पे आप नहीं आ सकते हैं, आपको पहले एजेंसी में जाना पड़ेगा। वो एजेंसी आपको एक डॉक्यूमेंट फाइनल साइन कराएगा, आपको फिर आइदर वहाँ पर ही की दे देगा, या फिर वो बोलेगा कि मेरा एक एम्प्लॉय ऑलरेडी घर पे है तो आप इस एड्रेस पे चल जाइए, और उसके बाद फिर वहाँ से की डिलीवरी ले लीजिए उससे। अब यहाँ पे मिनिमम जो है 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वो शिव आप एक्सप्लेन कर दो क्या है उसका। हाँ, यहाँ पर नॉर्मली 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और उसके साथ एक ब्रेकेज पॉलिसी भी। हर कॉन्ट्रैक्ट को अच्छी तरह से ऑब्वियसली सब पढ़ता है, आप भी अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिएगा, और उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक रहता है ब्रेकेज पॉलिसी का, तो वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको उसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले वो ब्रेकेज पॉलिसी को मेक श्योर कि आप चेंज कराएं, या फिर उसके साथ डिस्कस करें। उसमें लिखा रहेगा कि आपका
आपका अगर 6 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स जो भी है उसके पहले या फिर 1 साल के पहले अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा या फिर पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, या फिर अगर आप जब ये घर को छोड़ रहे हैं तो आपको कितना नोटिस पीरियड देना है, सब उस ब्रेकेज पॉलिसी में लिखा रहेगा। तो वो ध्यान से पढ़िएगा, मेक श्योर। अब नेक्स्ट आता है, अब आ गए, घर ले लिया, सब कुछ कर लिया, तो अभी आपको ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत पड़ेगा ऑफिस जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए। तो अगर आप चाहो तो आप बस का पास ले सकते हो। कुछ तरह से कार्ड जैसा बनता है, हर सिटी का अलग अलग रहता है, हर बस सर्विस का अलग अलग रहता है। तो आप कार्ड बनवा लो, मंथली बेसिस पे भी पास बनवा सकते हो। तो उसमें आपको थोड़ा सा मतलब सेव होता है मनी। और एवरी डे अगर आप टिकट लेके जाओगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। या तो फिर आप अपना अगर कार ले सकते हो तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप आते साथ ही यहाँ पे कार ले लो। यहाँ पे सेकेंड हैंड कार का मार्केट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे कार्स आपको, अच्छी क्वालिटी के कार्स आपको सस्ते में मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे वो MOT वगैरह है ना, कार का मतलब हेल्थ चेकअप बोल सकते हो, हर साल होता है। तो इसलिए यहाँ पे एकदम कंजर क्वालिटी वाले कार नहीं चलते हैं मार्केट में। थोड़ा सा भी गड़बड़ है कार में तो वो इमीडिएटली डिस्कार्ड हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी सेकंड हैंड कार्स है ना, वो भी अच्छे क्वालिटी की रहते हैं, मेंटेन करके रखना पड़ता है उनको। और अगर ट्रेन का भी अगर आपको पास करना है तो फिर ट्रेन का भी बहुत सारा आप देखिएगा पास आपको लिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप ट्रेन लाइन के वेबसाइट में जाके देखेंगे तो वहाँ पर टूगेदर अगर फैमिली के साथ ट्रैवल करना है या फिर अगर आपको अकेले ट्रैवल करना है उस हिसाब से भी पास मिल जाएगा। टैक्सीज भी हैं, आप लोकल टैक्सी है, उबर है, वो सब भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है उबेर वगैरह। मिनिमम आप कहीं भी जाओ तो 10 पाउंड तो ऐसे ही आ जाते हैं, 9-10 पाउंड। तो मतलब समझ लो 900-1000 रुपए तो आपको ऐसे ही बन जाएंगे अगर आप थोड़े भी दूर जा रहे हो। बहुत लोग यहाँ पर साइकिल भी खरीद लेते हैं क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि पोल्यूशन फ्री हो, हेल्थ अच्छा रहे। तो उसके लिए साइकिल टू वर्क का भी एक यहाँ पर फीचर मिलता है। उस हिसाब से आप कंपनी से लोन लेके, आप इंटरेस्ट फ्री लोन लेके आप साइकिल खरीद सकते हो और उसके बाद फिर साइकिल से भी आप ऑफिस जा सकते हो। और कार वगैरह का कि इंडिया का लाइसेंस यहाँ 1 साल तक वैलिड रहता है। तो आप इंडियन लाइसेंस में यहाँ पे 1 साल तक कार चला सकते हो। तो बस आप आते साथ कार ले लो, सेकेंड हैंड कार आपको कितना मैक्सिमम मतलब सस्ते में ही कार मिल जाएगा। बट हमारे हिसाब से अगर आप कार ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम ही आप थोड़ा सा अच्छा ही कार ले लो। तो क्या है ना, मतलब लंबा चलता है, ज़्यादा मतलब उसके मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा आपको। तो ये है कि आप कार ले सकते हो आते साथ ही अगर आप चाहो तो। अब नेक्स्ट है कि यहाँ पे ये सारा चीज़, अब आप घर ले रहे हो और ये सारी चीज़ कर रहे हो तो इसके होते होते आपको बैंक अकाउंट भी खोल लेना पड़ेगा। डेफिनेटली आप आते साथ ही बैंक अकाउंट खोल ही लेना। ये सारी चीज़ करते करते पैरेलली उस काम को भी चला लेना। तो यहाँ पे बैंक बहुत सारे बैंक है जहाँ पे आप जाके अकाउंट्स खोल सकते हो। तो उसका ऑलरेडी मेरे ख्याल से हमने स्किल वर्कर वीज़ा में भी कवर किया है ना इस चीज़ को। मेरे ख्याल से किया है, पता नहीं भी किया तो किसी एक वीडियो में हमने किया। आप सारे वीडियोस चेक करना, हमारे सारे ही वीडियोस बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो सारे वीडियोस आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट है GP रजिस्ट्रेशन। अभी यहाँ पर जैसे इंडिया में हर एरिया में एक हेल्थ सेंटर रहता है और एक जनरल हॉस्पिटल होता है। यहाँ पर भी एक पूरे एक सिटी का एक और उसके साथ शहर भी रहते हैं। तो हर लोकेशन का एक GP रहता है, क्लोजेस्ट GP रहता है। और बहुत सारे केसेस में मल्टीपल GPs भी रहते हैं। और उसके बाद एक मेन हेल्थ सेंटर रहता है, एक मेन जनरल हॉस्पिटल रहता है। तो फिर आपको GP में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, या फिर अगर प्रेगनेंसी है वाइफ का, अगर या फिर बच्चों का वैक्सीनेशन उस सब के लिए। तो उसके लिए आप मेक श्योर कि आपके पास नॉर्मली अगर आप यहाँ पर है तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है ही, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर किसी का वाइफ का डिलीवरी होने वाला है तो आप उस GP में जाके बात करके आप प्रोएक्टिवली भी वहाँ पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ, और ये GP रजिस्ट्रेशन जो है रेंट एग्रीमेंट, घर का रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद ही होता है। बट इन केस आपको कोई इमरजेंसी हो गई, आप समझ लो कि Airbnb में आप रह रहे हो और उस टाइम पे आपको कोई इमरजेंसी आ गई, अगर मान लो कोई वाइफ प्रेग्नेंट है या फिर बच्चा बीमार है या कोई भी कारण से अगर इमरजेंसी है तो उस केस में भी आप जाके हॉस्पिटल में दिखा सकते हो। इमरजेंसी भी केस हम लोग देख लेता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको थोड़े बहुत डिटेल्स मांगेंगे, सारे चीज़ जो भी है डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे तो आप वो प्रोवाइड कर देना, आपको वो रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद जब भी आप घर लोगे उसके बाद जाके आप उनको सारा डॉक्यूमेंट दे देना। और एक बार आपका NHS नंबर जनरेट हो गया, क्योंकि आप पहली बार आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है। तो एक बार NHS नंबर आपका जनरेट हो गया, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र करना काफ़ी ईजी है। सिर्फ रिकॉर्ड एक जगह से और एक जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप यहाँ आने वाले हो, जॉब सर्च कर रहे हो, तो सारी चीज़ें हमने कोशिश की है कि आज के इस वीडियो में जो जनरल बेसिक चीज़ें हैं वो हम आज की इस वीडियो में बता दें। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और साथ ही अपने कमेंट्स भी ज़रूर करना। हम सारे कमेंट्स का कोशिश करते हैं कि हम जवाब दें।
कुछ कुछ कमेंट छूट जाते हैं, बट कोशिश करते हैं हम कि हम सारे कमेंट्स के अच्छे से जवाब दे सकें। और हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कर देना, अगर कोई यूके आने वाला हो या फ्यूचर में प्लान है तो फिर आप शेयर ज़रूर कर देना। और कीप वॉचिंग वीडियोस, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, कमेंट्स करना, सजेशन भी देना, कुछ सजेशन देना चाहते हो हम अपने वीडियोस और कौन कौन से टॉपिक्स लेके आए। वैसे तो काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पेंडिंग है, काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग हमें कर रहे हो, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन आता है इसलिए वीडियोस बनाने में। तो थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस को पसंद करने के लिए, देखने के लिए। ऐसे ही आगे भी हमारे वीडियोस देखते रहना आप और अपने कमेंट्स करते रहना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।